नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपके सिलेबस में यूनिट वाइज आपका सिलेबस है, उसी तरीके से आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में यूनिट वाइज इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तब तक बहुत प्रकार की भ्रांति दिमाग में विद्यमान होती है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। इट मींस आपको केवल और केवल एक बार फीस सबमिट करनी है और उसके बाद कभी भी दोबारा आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। इन केस नई वैकेंसी आती है, उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे, तो जब नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर लिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए बैच मिल जाएगा। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए आपको बैच मिलेगा, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बैच मिल जाएंगे। एमबीएस, केबीएस, मतलब आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा कि कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के कैसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है, जैसे आप एक उपभोक्ता है। क्यों उपभोक्ता है? क्योंकि आप बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, बहुत सारी वस्तुओं का आप उपभोग कर रहे हैं। आप कार का उपभोग कर रहे हैं, आप कपड़े का उपभोग कर रहे हैं, आप वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, आप सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं। तो एक उपभोक्ता होता है ना, उसके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, सीमित धन होता है। उपभोक्ता के पास क्या होता है? उपभोक्ता के पास उपभोक्ता के पास क्या होता है? तो उपभोक्ता के पास सीमित आय होता है। उपभोक्ता के पास क्या होता है? उपभोक्ता के पास सीमित आय होता है, सीमित आय होता है। ठीक है, लेकिन मार्केट में जो वस्तुएं होती हैं, बाजार में जो वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती हैं? असीमित होती है। बाजार में जो वस्तु होती है वो क्या होती है? असीमित होती है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग हैं, तो आप लोग एक उपभोक्ता हैं, क्योंकि आप किसी न किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। तो आपके पास लिमिटेड पैसा है, किसी के पास 10,000, किसी के पास 20,000, किसी के पास 50,000, किसी के पास 1,00,000, किसी के पास 10 लाख रुपए भी होंगे। तो सबका आय अलग अलग है, लेकिन मार्केट में असीमित वस्तुएं हैं। इतनी वस्तुएं हैं कि आप पूरी जिंदगी भर अपनी कुल आय को खर्च कर दीजिए तो भी भारत में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको आप परचेज नहीं कर पाएंगे। तो एज ए उपभोक्ता आप क्या करते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि आपकी महीने की इनकम 10,000 रुपए है,
तो 10,000 रुपए अगर जो आपकी महीने की आय है, तो इस आय को आप कहाँ खर्च करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर जी हम भोजन पे खर्च कर लेंगे, हम कपड़ा पे खर्च कर लेंगे और हम मकान पे खर्च कर लेंगे। ठीक है, हम मकान पे खर्च कर लेंगे अर्थात रहने के लिए खर्च कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एक उपभोक्ता के पास जो आय होता है, उस आय को वो इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि कोई उपभोक्ता वस्तुओं के कैसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा, तो ऐसे वस्तुओं को प्राप्त करना चाहेगा जिससे उसकी उपयोगिता अधिकतम हो। अगर जो कम पैसा है तो भैया उसकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट पे खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा। बहुत पैसा है तो विलासिता की वस्तुओं पे पैसा खर्च करके वो अपने संतुष्टि को अधिकतम करेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, किसी बाजार द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग किस पे निर्भर करता है? खूबसूरत सा प्रश्न। किसी वस्तु का द्वारा किसी उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग किस पे निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, थोड़ा आराम से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। जैसे आप क्या हैं? आप एक उपभोक्ता ही तो हैं। आप क्या हैं? आप एक उपभोक्ता हैं। तो जब आप मार्केट में जाते हैं और वस्तुओं का चुनाव करते हैं, तो किस तरीके से वस्तुओं का चुनाव करते हैं? तो आप ये देखते हैं कि जितना आप पैसा ले गए हैं उतने पैसे की वस्तु मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और आप पैसा किस आधार पे ले जाते हैं? आप अपनी आय के आधार पे पैसा मार्केट में लेकर के जाते हैं। तो जब आपकी मान लीजिए कि जितनी आपकी इनकम है, ठीक है, जितनी आपकी इनकम है उसी के आधार पे आप वस्तुओं को परचेज करते हैं और उन्हीं वस्तुओं को परचेज करते हैं जो आपके इस जो आपका मान लीजिए कि अगर जो आपकी इनकम 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए है और आप महीने के आपकी इनकम मान लीजिए महीने की 20,000 रुपए है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा 20,000 एक ही दिन में खर्च कर देंगे, लेकिन 20,000 रुपए में से कम 10,000 रुपए आप निकालेंगे और लेकर के जाएंगे और अपनी मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप इन वस्तुओं को खरीद लेंगे। जैसे कि आप खाने के लिए खरीद लेंगे, कपड़ा पहनने के लिए खरीद लेंगे। तो एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो जब वस्तुओं का चुनाव करता है तो ये देखता है कि वस्तु की कीमत कितनी है और उपभोक्ता की आय कितनी है। ठीक है, अर्थात एक उपभोक्ता जब वस्तुओं को खरीदता है तो अपने आय के आधार पे ही वो कीमतों को भी देखता है कि भैया हमारी इनकम अगर जो 20,000 रुपए है तो हमें 20,000 के अंदर ही वस्तुओं को खरीदना है। अगर जो कोई वस्तु 22,000 रुपए की है तो आप खरीद पाएंगे। आप मार्केट में जाएंगे 20,000 रुपए ले करके, तो और अगर जो कोई वस्तु आपको 25,000 रुपए की मिल जाएगी तो आप खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो एक उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं का चुनाव करता है जिन वस्तुओं की कीमत को वो अदा कर सकता है, और कीमत अदा करने के लिए वो क्या करेगा? आय प्राप्त करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर, सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि जब किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता होती है तब उससे प्राप्त उपयोगिता भी कैसी होती है भाई बताइए। ठीक है, और ये जो सेशन है ना वो इकोनॉमिक्स को समझने में बहुत मदद करेंगे। और जो लोग भी अभी भी एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको यूनिट वाइज ये सारी चीजें सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाई जा रही हैं। एक बार अगर जो आप इसको क्लियर कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। और ये बहुत आसान है क्योंकि आप उपभोक्ता हैं, आप उत्पादक भी हैं, आप मांग भी करते हैं, आप पूर्ति भी करते हैं। अगर जो इन सारी चीजों को थोड़ा सा अपने लाइफ में कनेक्ट करके सीख लिए तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। चलिए, इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता है, अगर जो आपको किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि आपको रोटी की आवश्यकता है। तो रोटी की आवश्यकता है तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ध्यान से समझिएगा कि जब किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता है, जैसे आपको भूख लगी है तो आपको रोटी की आवश्यकता है, तब उससे प्राप्त उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम होगी। प्राप्त उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम होगी। क्योंकि आपने अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो गोसेन का प्रथम नियम है, अगर जो आपने उसको पढ़ा होगा
तो बहुत ही आसानी से इस बात को आप समझ पाएंगे कि गोसेन का प्रथम नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है, और जो पहली वस्तु होती है उससे क्या होती है, अधिक उपयोगिता मिलती है, और जो अंतिम वस्तु होती है उससे कम उपयोगिता मिलती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं कि उपयोगिता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। अगर जो आपने उपभोक्ता व्यवहार की अवधारणा को नहीं पढ़ा है ना, तो ये सेशन आपको लगेगा कि यार बहुत कठिन है, लेकिन एक बार अगर जो आपने उपभोक्ता के व्यवहार को ठीक तरीके से पढ़ लिया होगा थियरी में, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि उपयोगिता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और विचार करके सही उत्तर आपको बताना है। चलिए भाई विचार करके सही उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो चलिए पहले पढ़ते हैं। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है, यही तो सीमांत उपयोगिता। तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं। तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वो परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी 10 यूनिट वस्तु का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें एक वस्तु की नई यूनिट आ गई, तो अब क्या हो गया, ये मान लीजिए 11 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब समझ लीजिए, तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। अर्थात 10 वस्तुओं का आप उपभोग कर रहे थे, तो उससे आपको कितनी उपयोगिता मिल रही थी। अब जब 11 वस्तुओं का आप उपभोग करेंगे तो आपकी कुल उपयोगिता में किस तरीके से परिवर्तन होगा, इसी की बात हम लोग सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि कुल, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। नहीं भैया, कुल उपयोगिता क्या होता है, कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिताओं का योग होता है, ठीक है। अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि कुल उपयोगिता क्या होता है, कुल उपयोगिता आप बता दीजिए, तो ये कुल उपयोगिता की परिभाषा गलत बता रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि कुल उपयोगिता का मतलब ये होता है कि कुल उपयोगिता एक वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिताओं का योग होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर केवल और केवल ए सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता को किस प्रकार संबंधित किया जाता है। ये बार बार आप लोगों की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, और इतने सारे लोग क्लास देख रहे हो फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। साहिल कुमार जी, रवि जी, सदानंद जी, ललिता जी, नौसाद जी, हलचल अंसारी जी, पूनम गुप्ता जी, सुरेश शर्मा जी, प्रताप सिंह जी, पूनम कुमारी जी, अनुज जी, ठीक है, पूनम गुप्ता जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, ठीक है। एमयू इज इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एमयू का मतलब क्या होता है। तो ये होता है आपका सीमांत उपयोगिता। एमयू क्या इंडिकेट करता है, ये सीमांत उपयोगिता को बताता है। ये क्या बताता है, ये सीमांत उपयोगिता को बताता है, ठीक है। जहां इस, और अगर जो हम लोग बात करें कि एन क्या है, तो एन है, ठीक है, एन क्या है, वस्तु की एनवी इकाई, वस्तु की एनवी इकाई है, ये वस्तु की एनवी इकाई है। और टीयू क्या है, टीयू जो है इसमें सीमांत उपयोगिता को बताता है। टीयू क्या बताता है, टीयू बताता है सीमांत उपयोगिता को। टीयू क्या इंडिकेट करता है, सीमांत उपयोगिता को बताता है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता को बताता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि सर जी
डी बोल रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। बहुत सारी विविधता आ रही है, बहुत सारी विविधता आ रही है, बहुत सारी विविधता आ रही है सर। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्यों भाई? ठीक है, ठीक है, और कोई? ठीक है, तो देखिए, चलिए, तो सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? तो सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता को हम इंडिकेट करते हैं TUN इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 डॉट 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 MUN-1 प्लस MUN। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु की n इकाई से प्राप्त उपयोगिता, किसी वस्तु की n इकाई से प्राप्त उपयोगिता, वस्तु की प्रथम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, वस्तु की द्वितीय इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, और इसी प्रकार वस्तु के n इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग थियरी पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमको बतानी है। लेकिन अगर जो इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगा जाए तो कम से कम आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा, है ना? तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप थियरी की क्लास पढ़िए, क्योंकि अगर जो इन सारी चीजों को आपने समझ लिया ना, तो सफलता का जो रास्ता होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, और सभी बैचेज में बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारी चीजें ये पढ़ाई जा रही हैं। कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको दी जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि सीमांत उपयोगिता उस बिंदु पे शून्य हो जाती है जब कुल उपयोगिता होती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या याद आना चाहिए? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आपको याद आना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोसेन का प्रथम नियम बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोसेन का प्रथम नियम बोलते हैं। और गोसेन का प्रथम नियम क्या बताता है? गोसेन का प्रथम नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। और जब मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे कि आपको भूख लगी है, तो आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आपके सामने जब पहली रोटी आएगी, आपके सामने जब पहली रोटी आएगी तो पहली रोटी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको खूब तेज से भूख लगी हुई है। लेकिन जब दूसरी रोटी आएगी तो वो पहली रोटी से कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। दूसरे नंबर की जब रोटी आपके सामने आएगी तो वो कम महत्वपूर्ण होगी। क्यों कम महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि आपने एक रोटी ऑलरेडी उपभोग कर लिया है और इससे आपको कुछ न कुछ संतुष्टि मिल गई है। इसी तरीके से आपके सामने जब तीसरी रोटी आएगी तो वो और कम महत्वपूर्ण होगी। फिर आप 3-4 रोटी का जब उपभोग कर लेंगे तो जब 5वीं 6ठी नंबर की रोटी आएगी तो आप कहेंगे कि अब हमारी भूख मिट गई है। अब हमारी क्या हो गई है? भूख मिट गई है, अर्थात अब हमें रोटी की नहीं इच्छा नहीं है, अर्थात रोटी की उपयोगिता आपके लिए क्या हो जाती है? वहां पे शून्य हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में रोटी की मांग को आप क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो बस यही बात हो रही है कि सीमांत उपयोगिता उस बिंदु पे शून्य हो जाता है जब कुल उपयोगिता क्या होता है? कुल उपयोगिता क्या होता है? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी गलत हो रहा है, बहुत सारे लोग। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि स्थिर रहती है, अर्थात अब आप हमारे सामने 6 नंबर की रोटी लाओ, चाहे 7 नंबर की रोटी लाओ, चाहे 10 नंबर की रोटी लाओ, अब हमारी उपयोगिता क्या हो चुकी है? स्थिर हो गई है। अब हमको रोटी खाना ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु के मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए। चलिए, अभी क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए अभी क्लियर है? ठीक है,
ठीक है, अब आई होप कि क्लियर है, अब कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न की बात हम लोग कर रहे थे कि वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु के मूल्य और आय पे खरीदने के लिए उत्सुक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए, वस्तु की मांग, मांग का मतलब क्या होता है। तो जब किसी वस्तु की आप मांग करते हैं ना, तो उसके लिए तीन तत्वों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, जब किसी वस्तु का मांग करते हैं तो तीन तत्वों का होना बहुत जरूरी है, तभी मांग कहा जाएगा। जैसे कि उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ उस वस्तु को क्रय करने की क्रय शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए, अर्थात आपके पास पैसा भी होनी चाहिए उतना। ठीक है, और साथ ही साथ उस वस्तु को खरीदने की तत्परता भी आपके पास होनी चाहिए, तत्परता भी आपके पास होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वस्तु की मांग हो रही है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि आप ये सोचते हैं कि हम एक बाइक खरीदना चाहते हैं, तो बाइक आपकी मांग नहीं होगी। मांग कब होगा, तो मांग तब होगा कि भैया आपकी इच्छा है बाइक खरीदने की, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए भी तो होने चाहिए। तो अगर जो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है, आपकी इच्छा है कि चलो भैया हमको एक बाइक खरीदनी है, तो आपके पास 1 लाख रुपए भी तो होने चाहिए, अर्थात आपके पास क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। और जब आपके पास पैसा जेब में है, पैसा आपके घर पे है, तो इस पैसा को आप शोरूम ले जाएंगे और शोरूम से बाइक खरीद के लेके आएंगे, अर्थात आपके पास तत्परता भी होनी चाहिए। अर्थात ये तीनों तत्व जब मिलेंगे तभी हम कहेंगे कि वस्तुओं की मांग हो रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु के मूल्य और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वस्तु की मांग। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को क्या बोलते हैं। अब देखिए, ये हम लोगों के साथ आज से नहीं हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी ये इकोनॉमिक्स की थियरी नहीं है। हम और आप जब मार्केट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम और आप जब मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई बताएगा, कोई बताएगा कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि देखिए, दो काम करते हैं कि अगर जो वस्तु की कीमत मार्केट में ज्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वस्तु को कम खरीदते हैं। ठीक है, अर्थात उस वस्तु की मांग को कम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो टमाटर 100 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल रहा है, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में टमाटर मिल रहा है, तो आप जाएंगे तो हाफ केजी टमाटर खरीदेंगे, या बहुत खरीदेंगे तो आप 1 केजी टमाटर खरीदेंगे। लेकिन सपोज करिए कि टमाटर की कीमत कम हो जाए, अगर जो टमाटर की कीमत कम होकर के टमाटर 5 रुपए पर केजी बिकने लगे, 5 रुपए पर केजी टमाटर बिकने लगे, तब आप क्या करेंगे, कहेंगे कि चलो भाई कम से कम 2 किलो खरीद लो, 10 रुपया लगना है। तो इसका मतलब कि आप मांग को बढ़ा देते हैं। आप और हम मार्केट में यही तो करते हैं, और क्या करते हैं, यही तो इकोनॉमिक्स है, और क्या है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि ऋणात्मक संबंध होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि किसी वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य कैसा संबंध होता है, तो ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा ऋणात्मक, क्यों ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि जब वस्तु की कीमत ज्यादा होती है, जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो उस वस्तुओं की मांग को हम लोग कम कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जो वस्तु की कीमत में कमी आती है तो हम लोग उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। यही तो होता है हम लोगों के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है, जिसका क्या कारण होता है। मांग वक्र नीचे की तरफ ढलवा क्यों होता है भाई बताइए। मांग वक्र नीचे की तरफ ढलवा होता है, क्यों ढलवा होता है। सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए भाई बताइए कि मांग वक्र ढलवा होता है, क्यों मांग वक्र ढलवा होता है। मांग वक्र को आपने पढ़ा होगा, तो यही तो होता है ना मांग वक्र। मांग वक्र यही तो होता है ना, मांग वक्र यही तो होता है ना। कुछ इसी तरीके से तो मांग वक्र को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बताइए, क्या उत्तर आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, वस्तु की कीमत होती है, यहाँ पे वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है। तो जब वस्तु की कीमत ऊंची होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु, अगर जो कोई वस्तु मान लीजिए 50 रुपए में मिल रहा है,
तो इस वस्तु को हम मान लीजिए कि केवल और केवल 1 यूनिट खरीदते हैं। लेकिन अगर जो वस्तु की कीमत कम हो गई, अब मान लीजिए कि वस्तु की कीमत 40 रुपए हो गई, तो अब इस वस्तु को हम मान लीजिए कि 2 यूनिट खरीद रहे हैं। इसी तरीके से वस्तु की कीमत और कम हो गई, वस्तु की कीमत मान लीजिए कि 30 रुपया हो गई, तो अब इसको हम 3 यूनिट खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मांग वक्र नीचे की तरफ ढलवा हुआ होता है। अब ये क्यों होता है, ये तो आपने ठीक है व्यवहारिक रूप में देख लिया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग गोसेन का प्रथम नियम भी बोलते हैं, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, सभी लोग कमेंट करके थोड़ा बताइए तो मुझे, सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, ठीक है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो हम उसकी मांग को कम कर देते हैं, और जब मांग को कम करते हैं तो ये मांग वक्र क्या होगा, नीचे की ओर ही ढलवा होता है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए, काफी खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि कुल उपयोगिता के स्तर को समान रखते हुए किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता द्वारा त्याग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, चलिए ऑप्शन नंबर हाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा कोई और है, सब सी बोल रहे हैं। सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या अपने मन से बोल रहे हैं, सब कॉपी पेस्ट, हाँ ठीक है। तो देखिए कि कुल उपयोगिता के स्तर को समान रखते हुए, मतलब उपयोगिता का जो स्तर होगा वो बिल्कुल समान होगा, लेकिन किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता के द्वारा त्याग किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब सीमांत प्रतिस्थापन की दर को खूबसूरत तरीके से सिंपल सटीक साधारण भाषा में ये मैं एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से, बहुत एक ही बात को बार बार करके कई बार समझाया। अब जो लोग ठीक तरीके से पढ़ रहे होंगे उनके लिए बच्चों वाला प्रश्न होगा। तो कुल उपयोगिता के स्तर को समान रखते हुए किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता त्याग करता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं कृपया कॉल या मैसेज अभी ना करिए, ठीक है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, अभी आपको कुछ देर में बैच में ऐड करके और सारी चीजें बता दी जाएंगी कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि तथा आय में कमी होने पर मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। आपकी जिंदगी में होता है ऐसा, आपकी हमेशा लाइफ में होता है ऐसा। कैसा होता है बताइए मुझे, कैसा होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, और कोई, कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ती है। अगर जो आपकी आय बढ़ती है तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ती है, आपकी इनकम में वृद्धि होती है। जैसे आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं, ऑटोमेटिक 50,000 रुपये कमाने लगेंगे, 5 लाख रुपए कमाने लगेंगे। तो जब आपकी आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास पैसा आएगा तो आप ज्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे, आप कार खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे। आपकी आय बढ़ेगी तो आप मांग भी बढ़ाएंगे, पहली बात ये भी ठीक है। दूसरी तरफ बात ये भी ठीक है कि अगर जो मान लीजिए कि आपकी आय में
कमी आ जाती है, आपकी आय कम हो जाती है, तो आप वस्तुओं की मांग को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर जो आपकी आय कम हो जाती है तो आप क्या कर देते हैं, वस्तुओं की मांग को भी कम कर देते हैं। ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारी गलती हो रही है बच्चों वाले प्रश्न में, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चलिए आराम से करिए। सी क्यों बोल रहे हो भाई, सी क्यों बोल रहे हो आप, चलिए बताइए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सबका उत्तर ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, ये सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है। सामान्य वस्तु मतलब क्या हो गया, जैसे खाने पीने की वस्तु हो गई, कपड़ा पहनने वाली पहनने वाली वस्तु हो गई, जैसे कपड़ा हो गया। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। निम्न स्तरीय वस्तु में क्या होता है, गिफिन वस्तु में क्या होता है, गिफिन वस्तु ये थोड़ी होती है। गिफिन वस्तुओं में क्या होता है, जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो आप अपने मांग को नहीं बढ़ाते हैं, आप अपने मांग को कम कर लेते हैं। गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं, जब आपकी आय बढ़ती है तो आप वस्तुओं की मांग को बढ़ाते नहीं है, आप वस्तुओं की मांग को कम कर लेते हैं। लेकिन जो सामान्य वस्तु होती है उसके संदर्भ में जब आपकी आय बढ़ती है तो आप मांग को भी बढ़ाते हैं, और आय कम होती है तो मांग को भी कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक सेकेंड थोड़ा एडजस्ट करना होगा। चलिए चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक, निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में थोड़ा विचार करके आप मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, विचार करके बताइए ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है। अब निम्न स्तरीय वस्तु यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये गिफिन वस्तु की बात कर रहा है। ठीक है, ये निम्न स्तरीय वस्तु अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, ये गिफिन वस्तुओं की बात कर रहा है। गिफिन वस्तु क्या होती है, गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं। गिफिन वस्तु का मतलब क्या होता है कि गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है, निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि बाजार का नियम ये बताता है कि आपकी आय में वृद्धि होती है तो आप मांग को भी बढ़ाते हैं। लेकिन गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जहां पे आपकी आय में वृद्धि होती है तो आप इन वस्तुओं की मांग को बढ़ाते नहीं हैं, इन वस्तुओं की मांग को आप क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। इन वस्तुओं की मांग को आप क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो केरोसिन आयल, केरोसिन आयल, केरोसिन आयल अर्थात मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल हो गया। जैसे बाजरा हो गया, बाजरा, तो ये गिफिन वस्तुओं का उदाहरण है। और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि स्थापन्न वस्तु भी मौजूद होती है, अस्थापन्न वस्तुएं भी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, आपने आपके घरों में स्टोव पे खाना बनता होगा, तो स्टोव पे बनता था खाना तो उसमें मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन ऑयल का ही तो प्रयोग होता था ना। पुराने समय में लोग बाजरे की रोटी खाया करते थे। लेकिन जब लोगों की इनकम में वृद्धि हो गई, जब लोगों की आय में वृद्धि हो गई, तो लोगों ने क्या कर दिया कि स्टोव पे खाना बनाना बंद कर दिया और उन्होंने गैस पे खाना पकाना शुरू कर दिया। लोगों की आय में वृद्धि हो गई तो लोगों ने बाजरा को खाना बंद कर दिया, लोगों ने गेहूं के आटा को खाना प्रारंभ कर दिया। तो गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात अगर जो आपकी आय में वृद्धि होती है तो उन वस्तुओं की मांग में आप क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे केरोसिन ऑयल हो गया या बाजरा हो गया। ठीक है, और इसकी स्थापन वस्तु भी होती है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटती है, वही तो मैं बताया इसमें यहाँ पे। तथा उपभोक्ता की आय घटने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है, ये भी बात ठीक है, इसका उल्टा भी ठीक होता है। उसके बाद जब वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है तब ऐसी वस्तु निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आय बढ़ेगी तो मांग में कमी आएगी, आय में कमी आएगी तो मांग में वृद्धि होगी। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी एक और दो दोनों ठीक है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अगला प्रश्न, कि किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसकी पूरक वस्तु के कीमत के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं बार बार अलग अलग परीक्षाओं में अनेकों बार ये प्रश्न पूछे गए। और जो लोग भी यार अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हो, लाइक शेयर कर दीजिए। आप ही की क्लास है, आप ही के लिए तो मैं 2-2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ। आप मेहनत तो करिए, मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा कि कहीं कुछ छूटेगा नहीं। बशर्ते जितने भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ ठीक तरीके से फॉलो करिए, खूब मेहनत करिए, खूब प्रयास करिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और जब एक बार जिंदगी में सफलता मिल जाएगी ना, तो सोचने समझने की जो क्षमता होगी ना, वो बिल्कुल बदल जाएगी और जिंदगी एक अलग ही नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंज आएंगे, लेकिन इस तरीके के चैलेंज नहीं आएंगे जो बेरोजगारी में आते हैं, है ना। तो नौकरी मिल जाएगी तो फिर भी जिंदगी में आगे बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, जिंदगी क्या हो जाएगी, आरामदायक हो जाएगी थोड़ी बहुत। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, खूब मेहनत से पढ़िए, सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही है एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं, ऋणात्मक हो रहा है बोल रहे हैं। अच्छा ऋणात्मक सभी लोग बोल रहे हैं। तो पूरक वस्तुएं क्या होती है, हम लोग पूरक वस्तु को संयुक्त वस्तु भी बोलते हैं, पूरक वस्तु को क्या बोलते हैं, संयुक्त वस्तु भी बोलते हैं। और पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु क्या होता है, ऐसी दो वस्तु जो इकट्ठे मिलकर कार्य करती हैं, ऐसी दो वस्तुएं जो संयुक्त रूप से या इकट्ठे मिलकर के कार्य करती हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरी होती है। जैसे कि हम आपसे कहें कार और पेट्रोल, ठीक है, कार और पेट्रोल। तो सपोज करिए कि कार की कीमत में वृद्धि आ रही है, अगर जो कार की कीमत में क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है, कार की कीमत बढ़ रही है। तो जब कीमतों में वृद्धि होता है तो एक उपभोक्ता क्या करता है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तो एक उपभोक्ता वस्तु की मांग को कम कर लेता है। तो कार की कीमत में वृद्धि हो रही है तो लोग कार की मांग को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। और जब लोग कार खरीदेंगे ही नहीं तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, तो पेट्रोल की मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है, तो किसी वस्तु के लिए मांग तथा इसकी पूरक वस्तुओं के कीमत के मध्य कैसा संबंध होता है, तो वो होता है आपका ऋणात्मक संबंध। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसकी स्थापन वस्तु के कीमत के मध्य कैसा संबंध होता है। अब स्थापन वस्तु की बात हो रही है, स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के जगह पे प्रयोग की जा सकती हैं, ठीक है, उसे ही स्थापन वस्तु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाय हो गया और कॉफी हो गया, चाय और कॉफी क्या है, ये एक स्थापन वस्तु है। जैसे मान लीजिए कि चाय भी 10 रुपये में आपके मोहल्ले में मिल रहा है और कॉफी भी 10 रुपये में आपके मोहल्ले में मिल रहा है। चाय आप घर पे नहीं बनाते हैं, बाहर ही पीते हैं मान लीजिए। लेकिन क्या होता है कि चाय की कीमत में वृद्धि आ जाती है, चाय की कीमत में वृद्धि आ जाती है और चाय की कीमत अब 10 रुपये की जगह पे 15 रुपये हो जाता है, लेकिन कॉफी की कीमत 10 ही रुपये है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, कहेगा कि अरे भैया चाय पीने के लिए हम 15 रुपये क्यों देने जाए, हम काफी पी लेंगे। तो उपभोक्ता चाय की मांग को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जब वो चाय की मांग को कम कर देगा तो कॉफी 10 रुपये में उसको मिल जा रहा है, तो वो कॉफी की मांग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इजी सी तो बात है भाई, इजी सी तो बात है। तो जितने लोग भी धनात्मक बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक होता है, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक होता है, स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक होता है, पूर्ण स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है। सभी लोग कमेंट करके बताइए पूर्ण स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, सभी लोग कमेंट करके बताइए, मैंने बहुत बार बताया। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मांग वक्र के शिफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए भाई कि मांग वक्र कैसे शिफ्ट होता है। और देखिए हमारे इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में
करवाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है आपको। यूनिट वाइज जिस तरीके से आपका सिलेबस है उसी तरीके से आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। कंप्लीट आपको मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ नोट्स पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ आप थियरी पढ़ते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, अपनी गलती को पहचानिए, जहाँ पे भी गलती हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। आप ईमानदारी से एडमिशन लेकर के एप्लीकेशन पे जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं ठीक तरीके से सभी कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ से प्रश्न आएगा यार, हम लोग इतने सारे माध्यम से इतनी सारी चीजों को पढ़ने, कहाँ से प्रश्न आएगा, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ठीक है। और कोई? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कि मांग वक्र के शिफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके आप हमें बताइए। तो देखिए, उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने पर जब स्थापन वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। वही तो मैं बता रहा हूं, यही तो मैं कितनी देर से आपको बता रहा हूं कि देखिए, स्थापन वस्तु के संदर्भ में जब एक वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी तो दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने पर जब पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। ये भी बात मैं बता रहा था। तो जितने लोग भी, ये स्थापन वस्तु के लिए कैसा होता है, ये दाईं तरफ शिफ्ट होता है, कुछ ऐसा होता है। और पूरक वस्तुओं के लिए क्या होता है, पूरक वस्तुओं के लिए कुछ ऐसा होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी 1 और 2 दोनों ठीक है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला, कि बाजार मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। बाजार क्या बताता है आपको, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। और कोई? बी बोल रहे हैं। बाजार मांग की बात हो रही है सर, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, चलिए पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होता है। क्या ये बात, देखिए अब कितनी अच्छी बात आपको यहाँ पे एक पता चली। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, सबको पता होता है बाजार क्या होता है, लेकिन बाजार मांग का मतलब क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो बाजार मांग का मतलब क्या होता है, तो देखिए, बाजार मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। तो किसी वस्तु की एक विशेष कीमत पर, कोई एक वस्तु है उसकी किसी एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं के सम्मिलित मांग का क्या होता है, जोड़ होता है। और ये बात 100% ठीक है कि किसी वस्तु के एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं के, जितने भी उपभोक्ता हैं उनके सभी मांगों का जोड़ है। जैसे बाजार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उपभोक्ता जा रहे हैं, तो जितने भी उपभोक्ता जा रहे हैं उन सभी उपभोक्ताओं की मांग के जोड़ को ही बाजार मांग कहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद, किसी उपभोक्ता के विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं के सम्मिलित मांग का गुणन होता है। गुणन नहीं होता है, जोड़ होता है, गुणनफल नहीं होता है, जोड़ होता है। यहाँ पे जोड़ है और यहाँ पे गुणनफल है, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे कि सर जी केवल और केवल ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनिवार्य वस्तुओं की मांग बहुधा होती है। अब देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अनिवार्य वस्तु की बात करें तो अनिवार्य वस्तु की मांग कैसी होती है भाई, बताइए। और लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है, तो जैसे अनिवार्य वस्तु की हम बात करें तो आपके लिए अनिवार्य वस्तु क्या हो गया,
तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, तो कपड़े के बिना आप क्या जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। खाने की वस्तु हो गई, तो खाना भी तो अनिवार्य ही है ना। भूखे रहेंगे, बहुत दिन रहेंगे तो क्या हो जाएगा? भूखे रहेंगे, बहुत दिन रहेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? ठीक है, सबको पता है क्या होगा। तो अनिवार्य वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसकी मांग क्या होती है? बेलोचदार होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि नमक, नमक की जो मांग होती है वो बेलोचदार होती है। माचिस की जो मांग होती है वो बेलोचदार होती है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि 2023 में, मान लीजिए कि 2023 में नमक जो था वो 30 रुपया पर केजी के हिसाब से मिले। 30 रुपए पर केजी के हिसाब से 2023 में नमक मिल रहा था। लेकिन यही 2026 में हम ये मान लेते हैं कि नमक की जो कीमत हो जाती है, नमक की जो कीमत हो जाती है वो 3000 रुपये पर केजी हो जाएगा। 3000 रुपये पर केजी हो जाएगा। तो भी आप 2026 में नमक उतना ही खरीदेंगे जितना आप 2023 में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार बिना नमक के सब्जी कौन खाएगा? नमक 30 रुपये में मिलेगा तो भी आप एक आदमी पे एक ही चम्मच नमक डालेंगे सब्जी में, थोड़ा सा कम डालते हैं। लेकिन 2026 में क्या होगा कि 2026 में भी आप उतना ही नमक डालेंगे जितना आप बचपन से उपभोग करते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि नमक की मांग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जब मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होती है तब मांग की लोच होती है। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं? चलिए, और कोई? कि जब मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होती है तब मांग की लोच क्या होती है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है कि जब मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होती है तब इसका मतलब क्या होता है कि मांग की लोच क्या हो गई? इकाई से कम हो गई। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। बार बार मैं यही तो आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित कथन में से सही उत्तर का चुनाव करिए। सही उत्तर का चुनाव करिए भाई, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। क्या उत्तर आ रहा है? विलासिता के वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? कोई कमेंट करके बताएगा मुझे। विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? कोई कमेंट करके बताएगा? बताओ भाई सभी लोग, क्या उत्तर आ रहा है? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। चलिए, सही कथनों का चुनाव कर दीजिए भैया। ऑप्शन नंबर ए, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन के जितने भी कारक हैं उसको परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अल्पकाल में उत्पादन के कारकों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक कंपनी चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक बिस्किट का फर्म चला रहे हैं या आपके पास आप बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि आप क्या कर रहे हैं, एक बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है, और इस बिस्किट को बना रहे हैं और इस बिस्किट का नाम है, मान लीजिए कि इस बिस्किट का नाम है लहर बिस्किट, ठीक है, लहर बिस्किट आप बना रहे हैं। तो लहर बिस्किट अगर जो आप बना रहे हैं तो, और ये भी आप मान लीजिए, समझने के लिए बता रहा हूं कि भारत में जितनी भी बिस्किट की कंपनियां हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक बंद हो जाए और आपकी जो लहर बिस्किट है वो मार्केट में उसकी डिमांड बहुत तेजी से हो जाए। तो भाई आप कम समय में 1-2 दिन के अंदर अंदर लहर बिस्किट की मांग में लहर बिस्किट की पूर्ति में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आज क्या तारीख है, आप मान लीजिए कि
11/4/2025 को 11/4/2025 को सारी बिस्किट की कंपनियां बंद हो जाती हैं और आपकी बिस्किट की कंपनी बंद नहीं होती है, आपको बेचना है। तो आप क्या 1-2 दिन में कितनी पूर्ति कर देंगे कि पूरी अर्थव्यवस्थाओं में आपकी बिस्किट की पूरी अर्थव्यवस्थाओं में आप बिस्किट की मांग की पूर्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन दीर्घकाल में अगर जो आपको कह दिया जाए कि चलो भाई आप 2-4 साल 10 साल का समय ले लो और धीरे धीरे अपने उत्पादन के साधनों को परिवर्तित करो, पूंजी को बढ़ाओ, श्रम शक्ति को बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, तो आप धीरे धीरे करके उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित करके उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी संसाधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला कि जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है, तब पैमाने का कौन सा प्रतिफल है? कितनी बार मैंने आप लोग को बताया कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल क्या होता है, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल क्या होता है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है। क्या उत्तर आ रहा है सर, बताइए। ऑप्शन नंबर, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। 7:10 पे मैं रोज लाइव आता हूं और 9 बजे तक आप लोगों की क्लास चलती है। खूब मजा आता है। इकोनॉमिक्स के सारे पार्ट के लगभग क्वेश्चन आते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स आपकी रिवाइज हो जाती है और ये बेस्ट तरीका है तैयारी करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते हैं। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है। नया तभी पढ़िए जब पुराने का रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस खूब करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करिए, क्योंकि इसी तरीके की चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखने वाली है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं सभी लोग। ए के अलावा कोई नहीं है? ए के अलावा कोई नहीं है? कुछ लोग सी नहीं बोलेंगे क्या? देखिए ये क्या पूछ रहा है कि जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है, तब पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? तब पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? तब ह्रासमान प्रतिफल होता है। लेकिन जब स्थिर होता है, ठीक है, मतलब जिस अनुपात में आगतों में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में निर्गतों में वृद्धि होती है, तब ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होगा। 3 कंडीशन में बार बार आप लोग को बताता हूँ। जो लोग लगातार पढ़ रहे हो वो लोग तो थक चुके होंगे कि सर जी आपने बहुत बार बताया। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि कुल लागत को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी एक वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं। तो अगर जो आप किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं तो उसमें 2 प्रकार की लागतें लगती हैं। ठीक है, पहली जो लागत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप बताइए? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर लागत बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर लागत। मतलब इसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध नहीं होता या लेना देना नहीं होता। जैसे अगर जो आप कोई किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो भूमि खरीदेंगे या भूमि किराए पे ले लेंगे, लेकिन केवल भूमि ले लेने से आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे। केवल आप भूमि ले लें या केवल आप किराए पे दुकान ले लें तो आप उत्पादन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध नहीं है। आप मजदूर लेकर के आएंगे ताकि मजदूर कुछ काम करें, तो मजदूर आपके पास आएंगे तो भी अगर जो केवल आपके पास भूमि है और मजदूर है तो क्या उत्पादन हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे आपके पास कच्चे माल आ गए तो भी भूमि, मजदूर और कच्चे माल भी खरीदेंगे तो आपको वहां पे पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो स्थिर लागत के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब आगे चल करके आप उत्पादन के साधनों को और मजबूत बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि अन्य प्रकार के जो खर्च होते हैं उसका वहन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील लागत या परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत
अर्थात अन्य जितने भी प्रकार के लागत होंगे जो किसी फर्म द्वारा वहन किए जाते हैं उसे परिवर्तित लागत बोलेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। कुल स्थिर लागत का उत्पादन में वृद्धि और कमी से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है, संबंध होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत बड़ी संख्या में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति का अर्थ है। ठीक है, क्या इसका अर्थ है भाई, हम लोग पढ़ते हैं ना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है। फिर आप ये भी पढ़ते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक व्यक्तिगत फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। तो अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि प्रत्येक विक्रेता एवं विक्रेता बाजार की आकार की तुलना में बहुत छोटा है, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। क्योंकि जब हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ते हैं तो कितने लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हो यार, इतनी आसान सी चीज है, क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें असंख्य या अनेक क्रेता होते हैं, अनेक क्रेता अर्थात वस्तुओं को खरीदने वाले, वह क्या होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। तो अनेक क्रेता और वह अनेक क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं। तो क्रेता विक्रेता तो हमेशा ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा से छोटे ही रहेंगे ना। कोई एक फर्म की बात करें, कोई एक विक्रेता या कोई एक क्रेता की बात करें, तो जहां पे असंख्य की बात होती है उसकी तुलना में कोई एक क्रेता या विक्रेता तो छोटा ही होगा ना भैया। तो अनेक क्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे कि गेहूं की मंडी का उदाहरण दिया जाता है, समरूप वस्तुएं होती हैं। फिर मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है, और एक उद्योग जो कीमत को निर्धारित करता है, इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, Q1 Q2 Q3 क्वांटिटी में बेच सकती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। और ये भी तो ठीक है ना कि प्रत्येक क्रेता व विक्रेता बाजार के आकार से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, ये भी बात ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक फर्म की दृष्टि में कीमत स्वीकार से क्या अभिप्राय है। कीमत स्वीकार का मतलब क्या होता है, तो वही मैं बात आपको अभी तक बता रहा था। चलिए बताइए। ठीक है, कीमत स्वीकारक तो आप पढ़ते हैं ना कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कोई एक फर्म जो होती है ना वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। क्यों, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार में असंख्य वस्तुएं होती हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्रेता और विक्रेता सभी को पता होता है कि इस वस्तु की बाजार में प्रचलित कीमत क्या है, किसी मजदूर को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये उद्योग है, और उद्योग क्या करता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे यहाँ पे कीमत का अर्थात प्राइस का निर्धारण करता है, और इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है यहीं पे। ठीक है, ये कीमत किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, उद्योग के द्वारा, और कोई एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को इसी कीमत पर मार्केट में बेच सकती है, Q1 Q2 Q3 किसी भी क्वांटिटी में बेच सकती है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक कीमत स्वीकारक फर्म
यदि बाजार कीमत स्तर से ऊपर एक कीमत निर्धारित करती है तो यह जिस मात्रा का उत्पादन करती है उसे बेचने में असमर्थ हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण गेहूं की मंडी है। तो जब आप गेहूं की मंडी में जाएंगे ना, तो आपको पता है कि गेहूं की जो कीमत है वो 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के अंदर आ जाती है। अगर तो कोई आपसे ये कहे कि हम आपको 500 रुपए पर केजी गेहूं देंगे, तो आप उससे खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। अगर जो कोई अपने वस्तु को बहुत महंगा बेच रहा है तो आप उससे खरीदेंगे ही नहीं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगिता की सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बेसिकली आपको यही बताना है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सुनीता गुप्ता जी, नैना यादव जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, सुमन जी, जितेंद्र जी, ज्योति यादव जी, नौसाद अली जी, अंजू मौर्य जी, सरमीत कौर जी, पुष्पा शर्मा जी, हर्ष जी, प्रताप सिंह जी, ईश्वर देवा जी, कुलदीप कुमार जी, नौसाद अली जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, ये पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता क्या होती है? तो कीमत स्वीकारक व्यवहार, अर्थात कोई एक व्यक्तिगत फर्म जो होता है ना, वो कीमत को स्वीकार करता है, वो कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है। और जब वस्तु की कीमत जिस स्तर पे निर्धारित की जाती है उसी स्तर पे एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक क्रेता की दृष्टि में वह किस कीमत को स्वीकार करता है? अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। कि एक क्रेता की दृष्टि में वह किस कीमत को स्वीकार करता है? अगर जो मान लीजिए कि आप अकेले क्रेता है, किसी वस्तु को खरीदने वाले अकेले, तो किस प्रकार की कीमत को आप देंगे मार्केट में, आपको यही बात बतानी है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि आप मछली की मंडी में जाते हैं, तो मछली की मंडी में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे मछली बेचने वाले हैं, बहुत सारे मछली बेचने वाले हैं। तो आप यही देखेंगे कि 4 विक्रेताओं के पास जाएंगे, उसमें जो सबसे कम कीमत देगा, जो सबसे अच्छा देगा, उसी से आप खरीदेंगे। इसका मतलब कि संभावित न्यूनतम कीमत को। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करती हैं, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। चलिए भाई बताइए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? और अगर जो आप अलग से इकोनॉमिक्स का केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। उसकी जो फीस है वो केवल 499 रुपए है। उसमें आपको पूरा इकोनॉमिक्स, जितना भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक बनते हैं, सभी टॉपिक के नोट्स मेरी खुद की हैंड राइटिंग के द्वारा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। और इसमें समय समय पे अपग्रेड भी होता रहेगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ ये नोट्स आपके पास मौजूद होगा। एक बार नोट्स आप परचेज कर लेंगे तो फिर दोबारा आपको कहीं से भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। इकोनॉमिक्स का नोट्स आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स नोट्स को। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है। नहीं, विभेदित वस्तु का उत्पादन एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। एक जैसी वस्तु, समरूप वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जो रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में बिल्कुल एक जैसा हो। ठीक है, उसके बाद पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग वक्र
पूर्तियां लोचदार होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। अगर जो आपको लगता है कि आप वस्तुओं को परचेज कर रहे हैं और जो आपको बेच रहा है वो महंगा बेच रहा है, तो आप अपने मांग को परिवर्तित कर सकते हैं और दूसरे विक्रेता के पास जा सकते हैं। सो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कथन करके बताइए। कथन कारण वाला जो सेगमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षा में इसका वेटेज बढ़ सकता है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप वहां से, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको बैच में ऐड करवा दिया जाएगा, और जब बैच में आप ऐड होंगे तभी जाकर के आप एक क्रम से सारी चीजें मिलेंगी। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर कि निम्न कथनों पर विचार करिए और विचार करके आपको बताना है कि कौन सी बातें ठीक है। चलिए भाई, विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और कोई? ठीक है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में दीर्घकाल में एक लाभ अधिकतमी करने वाली फर्म किसी ऐसे निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगी जहां बाजार कीमत औसत लागत की तुलना में कम हो। क्या ये बात सही है? क्या ये बात ठीक है? देखिए कितनी, अगर जो आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं ना तो मजा आ जाएगा इसको देख करके। क्यों? क्योंकि इतना अगर जो आप ठीक तरीके से समझ लिए तो बहुत आसान हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा को समझना। क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है भाई, इजी सी बात है, बार बार बता रहा हूं कि अरे भाई, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। ऐसा नहीं है, सरप्लस उत्पादन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जितनी मांग होगी उसी के अनुसार पूर्ति होगी, क्योंकि बहुत सारे क्रेता है, बहुत सारे विक्रेता है, और कोई एक फर्म अगर जो ज्यादा उत्पादन भी कर दे तो उसके ज्यादा उत्पादन करने से बाजार पे कोई असर पड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक होगी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में दीर्घकाल में एक लाभ अधिकतमीकरण करने वाली फर्म किसी ऐसे निर्गत स्तर का उत्पादन नहीं करेगी जहां बाजार कीमत औसत लागत की तुलना में कम हो। ये तो बात 100% ठीक है। अगला, कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में यदि फर्म शून्य निर्गत का उत्पादन करती है तो फर्म का कुल स्थिर लागत समान होगा। तो एब्सोल्युटली बात ये भी ठीक है, यही तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। अभी इतने सारे प्रश्नों की व्याख्या हम इसी आधार पे तो की है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, एक फर्म का पूर्ति वह मात्रा है, जैसे आप पढ़ते हैं कि मांग क्या होता है, तो मांग तो आप समझ गए कि मांग 3 तत्वों से मिलकर के बना है। पूर्ति क्या होता है, जिसे हम आपसे कहें कि मांग क्या है, आपकी मांग क्या होगी, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है, उस वस्तु को खरीदने की क्रय शक्ति, मतलब पैसा आपके पास होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, उस वस्तु को खरीदने की तत्परता आपके पास होनी चाहिए। तत्परता आपके पास क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। जैसे अगर जो हम आपसे ये कहें कि आप एक बाइक की मांग कर रहे हैं, अर्थात एक आप एक गाड़ी की मांग कर रहे हैं, आप एक टू व्हीलर की मांग कर रहे हैं, तो टू व्हीलर की मांग तभी होगी जब पहले आप बाइक खरीदने की इच्छा रखते हो। जब इच्छा रखते हो तो केवल इच्छा से मांग नहीं हो जाती है। इच्छा तो है कि एरोप्लेन खरीद लें, लेकिन एरोप्लेन की मांग है क्या? कह सकते हैं क्या कि एरोप्लेन हमारी मांग है? नहीं, एरोप्लेन आपकी मांग नहीं है, क्योंकि इच्छा भर से मांग नहीं हो जाता है। इच्छा के साथ साथ क्रय शक्ति भी होनी चाहिए, उसको खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। जैसे बाइक खरीदना है तो आपकी इच्छा है कि हमको बाइक खरीदना है, तो 1 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए ताकि आप उससे बाइक खरीद सकें। और तीसरा जो तत्व है वो क्या है? तत्परता, अर्थात 1 लाख रुपए आपके पास है तो पैसा आप अपने जेब में डालिए और लेकर के जाइए कहाँ पे? शोरूम पे, शोरूम से बाइक खरीद के लेके जाइए। तो 3 तत्वों से मिलकर के मांग बनता है। उसी तरीके से अगर जो हम लोग पूर्ति की बात करें तो पूर्ति का मतलब क्या होता है बताइए कमेंट करके। एक फर्म का पूर्ति वह मात्रा है जो, एक फर्म का पूर्ति मात्रा क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर, और कोई? ये बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि वह दी गई कीमत, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दी गई कीमत
प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन कारकों की कीमत पर बेचने का निर्णय। ठीक है, कि मतलब ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का सॉरी, एक सेकंड, ए नहीं, रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं कि की वह दी गई कीमत प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन कारकों की लागत पर खरीदने का निर्णय लेती है। तो क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होगा। क्यों? खरीदने का निर्णय लेती है। खरीदने का निर्णय कौन लेगा? ये उपभोक्ता लेगा, ये क्रेता लेगा, अर्थात जो वस्तु को खरीदता है, अर्थात उपभोक्ता। तो उपभोक्ता थोड़ी वस्तु की पूर्ति करता है, उपभोक्ता वस्तु की पूर्ति थोड़ी करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, अर्थात केवल और केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही है। एक सेकंड, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पूर्ति की कीमत लोच के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच, क्या उत्तर आ रहा है भाई? पूर्ति की कीमत लोच की बात हो रही है। पूर्ति की कीमत लोच के संदर्भ में कौन सी बात ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक, और कोई? और कोई? ठीक, तो देखिए पूर्ति की कीमत लोच इज इक्वल टू क्या होती है? कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं, और कोई? ए के अलावा कोई नहीं है? ए के अलावा कोई नहीं है? तो जितने भी ए बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर जो आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू 100 अपान पूरे का अपान डेल्टा पी अपान पी इंटू 100, अगर जो आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा क्यू अपान क्यू, डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू इंटू पी अपान डेल्टा पी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और डेल्टा क्यू क्या इंडिकेट करता है? ये बाजार में आपूर्तित वस्तु की मात्रा को इंडिकेट करता है। डेल्टा क्यू की बाजार में कितनी वस्तु की मात्रा है, ठीक है, और डेल्टा पी क्या है? ये कीमत है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, अल्पकाल में फर्म तब तक उत्पादन जारी रखेगा तब तक, कब तक? अल्पकाल में फर्म तब तक उत्पादन जारी रखती है, कब तक अल्पकाल में फर्म उत्पादन जारी रखती है भाई? कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। इजी सी बात है भाई, ठीक है। तो तालाबंदी बिंदु के बारे में पढ़े होंगे। तो जब तक कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत की तुलना से अधिक अथवा बराबर न हो तब तक वो क्या करता है कि उत्पादन जारी रखता है, और इस उम्मीद में जारी रखता है कि भविष्य में चल करके हमारी उत्पादन लागत और कीमतों में अंतर होगा और तब जाकर के हम लाभ को कमाएंगे। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तालाबंदी बिंदु बोलते हैं या उत्पादन समाप्ति बिंदु बोलते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि मजदूरी दर के बढ़ने पर फर्म द्वारा श्रम की मांग पर क्या असर पड़ेगा? अगर जो मान लीजिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, एक फर्म चला रहे हैं और 10 मजदूर रखे हैं और 10 मजदूरों ने ये कह दिया कि अब हमारी मजदूरी में आप वृद्धि कर दीजिए, तो जब इनकी मजदूरी में वृद्धि करने की बारी आएगी तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको ये भी तो देखना है कि आपका लाभ कम ना हो। उद्यमी को ये भी तो देखना है कि उसका लाभ कम ना हो। देखना है कि नहीं देखना है? देखना है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर
क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई भाई? ठीक है। क्या बोल रहे हैं? और सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। देखिए भैया, सीधी सी बात है कि जब मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बारी आएगी ना, तो आप क्या करेंगे? आप श्रम शक्ति को घटा देंगे, ठीक है। श्रम की मांग को आप क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो आप इनकी मजदूरी को बढ़ाएंगे ना, तो आपका लाभ कम हो जाएगा, और एक उद्यमी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी लाभ में कमी आए। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला, कि श्रम का बाजार पूर्ति वक्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्रम का बाजार पूर्ति वक्र, क्या खूबसूरत सा प्रश्न। चलिए भाई बताइए। श्रम का बाजार पूर्ति वक्र की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि बाजार मांग क्या होता है ना। उसी तरीके से अब हम लोग देखने वाले हैं कि श्रम का बाजार पूर्ति क्या होता है। बताइए भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि विभिन्न मजदूरी दरों पर व्यक्तियों की पूर्ति को जोड़ करके, तो श्रम का बाजार पूर्ति वक्र हमें क्या बताता है? तो श्रम का बाजार पूर्ति वक्र विभिन्न मजदूरी दरों पर व्यक्तियों की पूर्ति को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक ठीक है ठीक है। तो श्रम का बाजार पूर्ति वक्र विभिन्न मजदूरी दरों पर व्यक्तियों की पूर्ति को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि एक सामान्य वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी? बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। आप खुद सोचिए ना, आप खुद देखिए कि क्या होता है जब आपकी आय में वृद्धि होती है, तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ती है। जैसे आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं, मान लीजिए आप 50,000 रुपये कमाने लगे, तो जब आपकी आय बढ़ेगी तो फिर आप फ्रिज खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। 5 करोड़ हो जाएगी तो कहेंगे हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। तो जब आपकी आय बढ़ती है तो आप वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं, ये भी बात ठीक है। और दूसरी बात ये भी ठीक है कि जब आपकी आय कम होती है तो आप वस्तुओं की मांग को भी कम कर देते हैं। सही है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके सही कूट का चयन करिए। चलिए भैया, कूट का चयन करिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल और एप्लीकेशन को और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको समय समय पे बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक, तो देखिए, ऐसा बाजार जिसमें एक फर्म होती है तथा क्रेता अधिक होते हैं। एक फर्म होती है तथा क्रेता अनेक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा बताइए, थोड़ा बताइए भाई। ठीक है, तो देखिए, ऐसा बाजार जिसमें एक फर्म होती है, ठीक है, और तथा क्रेता अधिक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एकाधिकार हो जाएगा ना सर। ये तो एकाधिकार हो जाएगा। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है और खरीदने वाले क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रेता जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन खरीदने वाले अर्थात जो क्रेता होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो ये तो एकाधिकार होगा।
और ये कह रहा है कि अल्पाधिकार, अल्पाधिकार नहीं, अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार बाजार की ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 12 से कम विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। ये क्या करता है? तो कार्टेल क्या करता है कि स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है और कार्टेल ही निर्धारित करता है कि हम लोग जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत क्या होगी, और कार्टेल कीमत निर्धारण करते समय न्यूनतम कीमत रखता है ताकि उद्योग में कोई नई फर्म की एंट्री ना हो जाए। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। और कार्टेल में ही फिर आपको याद आना चाहिए अल्पाधिकार में किसकी? पाल स्विजी साहब की। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा देते हैं, ऊपर वाले वक्र को लोचदार बताते हैं, नीचे वाले वक्र को बेलोचदार बताते हैं। ये सब कुछ दिमाग में घूमना चाहिए सर, नहीं घूम रहा है तो थियरी पढ़िए। अगला कि एकाधिकारी बाजार संरचना में एक विशेष वस्तु का एकल उत्पादक होता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। तो जितने लोग भी केवल और केवल बी बोल रहे हैं कि सर जी दूसरा वाला सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि जब बाजार संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी है तब फर्मों का व्यवहार कैसा होगा? खूबसूरत सा प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए ऑप्शन नंबर, जब बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी है, अधिक प्रतिस्पर्धी की मतलब क्या हो रहा है? ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहा है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ही तो बाजार प्रतिस्पर्धी होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको पता होता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है और मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। कोई एक फर्म चाह करके भी कीमत पर कोई असर नहीं डाल सकता है। बताइए, ये बोल रहे हैं कि जब बाजार संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होती है तब फर्मों का व्यवहार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक ठीक, और कोई भाई? और कोई? ये सभी लोग बोल रहे हैं। ये कैसे होगा? अरे भाई, बाजार जब प्रतिस्पर्धी होता है तो प्रतिस्पर्धा कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग कर देता है ना। तो वहां पे ये नहीं होता है कि भैया पड़ोसी वाला इस मूल्य पे बेच रहा है तो हम भी इस मूल्य पे बेचें। इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं, जितने ए बोल रहे हैं, क्यों इतना गलत कर रहे हैं भाई आप लोग? ए वाले जितने सब गलत हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। आप कभी गेहूं की मंडी में गए हैं? गेहूं की मंडी में जाइए, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, इसे ही बैठे रहते हैं, कहते हैं खरीदना है खरीदो, जाना है जाओ। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कभी न कभी उसकी वस्तु बिक जाएगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि बहुलक वह मान है। बहुलक क्या होता है सर? बहुलक क्या होता है बता दीजिए कि बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? ठीक है, तो जैसे देखिए एक श्रेणी दी जाती है और उस श्रेणी में जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती है उसी को ही उस श्रेणी का बहुलक कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक श्रेणी आपको मैं दे रहा हूं, 2, ठीक है, 4, 3, 2, 4, 4, 6, इसमें आपको बहुलक बताना है। इसका बहुलक बताइए, बहुलक क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में आपको बहुलक निकालना है, इसका बहुलक क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई कि इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए, जिस श्रेणी में जिस अंक की पुनरावृत्ति या जिस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है उसे ही हम कहते हैं उस श्रेणी का बहुलक कहा जाता है। जैसे 2 है तो 2 कितनी बार आया है? एक बार यहां आया है और एक बार यहां आया है। 2 कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है। फिर 4 को देखें तो 4 एक बार यहां आया है, फिर यहां आया है और यहां आया है। 4 कितनी बार आया है? 4 3 बार आया है। तो 4 इस श्रेणी में 4 ही
सबसे ज्यादा बार आया है, 4 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, और यही क्या है कि बहुलक को इंडिकेट करेगा, अर्थात जो सबसे अधिक बार प्रकट होता है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। बाकी 3 देखिए बस एक ही बार आया है, ठीक है, 6 बस एक ही बार आया है, 3 एक बार आया है, 6 भी एक ही बार आया है, 2 2 बार आया है, 4 3 बार आया है। तो 4 3 बार आया अर्थात 4 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, सबसे ज्यादा बार हुई है, तो इस श्रेणी का बहुलक क्या होगा, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला लारेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये तो बहुत बार बताया हूं भैया कि लारेंज वक्र और गिनी गुणांक ये आय विषमता को मापता है, ठीक है ना। अगला कि सहसंबंध विश्लेषण के अंतर्गत कितने चरों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, आप लोग बताइए मैंने सहसंबंध को कितना मैंने बारीकी से आप लोगों को बताया था, और एक ही बात को मैंने कम से कम 10 बार बोल करके बताया था। तो जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, आपसे ये भी मैं निवेदन करता हूं कि आप क्लासेस को रिवाइज करते रहिए, क्लासेस को जरूर रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी इधर उधर से नहीं आएगा। अगर जो आप अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे और जितने भी कंटेंट मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं उसको ठीक तरीके से फॉलो कर लेंगे, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें मिल जाएंगी यार, क्योंकि कहाँ से प्रश्न पूछेगा, इतने सारे कंटेंट को हम लोग कर रहे हैं। तो अब चलिए देखिए सहसंबंध क्या होता है। तो सहसंबंध दो चरों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। दो चरों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है, फलनात्मक संबंध को बताता है। अब फलनात्मक संबंध क्या होता है, चर क्या होता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि भाई चरे नहीं समझ में आ रहा है। चर का मतलब ये कि जो अपने मान को परिवर्तित करता रहता हो। जैसे हम आपसे ये कहें कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि होगी तो आप क्या करेंगे, आप अपने मांग में भी वृद्धि करेंगे। अर्थात एक चर आपका क्या है, आय है, और दूसरा चर आपका मांग है। तो अगर जो आपकी आय बढ़ेगी तो आपका मांग में भी वृद्धि होगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि धनात्मक सहसंबंध क्या होते हैं। धनात्मक सहसंबंध क्या होते हैं, सहसंबंध क्या होते हैं। तो धनात्मक सहसंबंध का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो आय की में वृद्धि होगी तो मांग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मांग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपकी आय बढ़ रही है तो ऊपर भी आपकी आय में भी वृद्धि हो रही है, मांग में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात आप एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो ये धनात्मक सहसंबंध को बताता है। दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध, पूछा जाता है आपके पेपर में, ऋणात्मक सहसंबंध। तो ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब क्या होता है कि जब आपकी आय में कमी आती है तो आप अगर ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि वस्तु की कीमत में कमी आ रही है, वस्तु की कीमत में कमी आ रही है, तो आप इस वस्तु की मांग को क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ऋणात्मक सहसंबंध को बताता है। अर्थात सहसंबंध दो चरों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक होता है धनात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध में दोनों चर एक ही तरफ मूव करते हो, जैसे आय बढ़ रही है तो मांग में वृद्धि होगी। ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है कि दोनों चर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कीमत में कमी आ रही तो मांग बढ़ेगी। अगला, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच देखने को मिलेगा, बिहार टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए, मध्य प्रदेश में टेट और सेट के लिए, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए, हरियाणा पीजीटी के लिए, केबीएस के लिए, एमबीएस के लिए, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे झारखंड में, जैसे मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और सभी क्लासेस में सभी
सभी क्लासेस में आपको आपके सारी क्लासेस अलग अलग हैं और सभी क्लासेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको आपके सिलेबस के अनुसार बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। तो थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन दिमाग में बने रहते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। मैं अपने खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, गलती कहाँ पे हो रही, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से आप इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल रहा है। इट मींस एक बार आप अगर जो एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन फ्यूचर में भी कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए भी अगर जो आप पढ़ना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।